अभी हम लोग क्लास 11th का मॉडल सेट को सॉल्व करने वाले हैं। कल हम लोग लाइव जुड़े थे और लाइव में हम लोग क्लास को कंप्लीट किए थे, जिसमें आप लोग बहुत अधिक संख्या में जुड़े थे। बहुत अच्छा लगा, सबका सपोर्ट रहा। आज हम लोग इस तरीक़ा से सेट को सॉल्व करते हैं। इसका निश्चित रूप से फ़ायदा हम लोग को परीक्षा में मिलने वाला है, बोर्ड परीक्षा में क्लास 11th का मिलने वाला है। तो क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर से जो चैनल को में पहली बार जुड़ रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़े रहें। हम लोग इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक और मॉडल सेट को सॉल्व करते रहते हैं। आप लोग जरूर से हमारे साथ जुड़े। चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्या आता है, 1 मीटर 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू। तो 1 मीटर किसके समतुल्य है ना? 1 मीटर किसके समतुल्य है? तो 1 मीटर समतुल्य है 10 के घात 10 एंगस्ट्रम के। 10 के घात 10 एंगस्ट्रम के। कैसे? तो याद रखना है, देखिए 1 मीटर बराबर 10 के घात 10 एंगस्ट्रम इसलिए हो रहा है, एंगस्ट्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग को पढ़ा हुआ था 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता था, 10 के घात -10 मीटर, है ना। अब इसी को पलट दीजिए, ऐसे हम लोग को याद रहता है तो इसी को उल्टा करके पूछा है। तो 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा? तो मीटर ये 1/10 के घात -10 एंगस्ट्रम, इसी को ऊपर लेते जाइए, 10 के घात 10 एंगस्ट्रम कितना बराबर? 1 मीटर बराबर। तो यही ना पूछा है। तो 1 मीटर बराबर कितना? 10 के घात 10 एंगस्ट्रम। और कभी पूछेगा 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर? तो 10 के घात -10 मीटर। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज इक्विवेलेंट टू। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल है, सही बात है, और यह समतुल्य है। तो 1 जूल हम लोग को मालूम है 10 के घात 7 अर्घ के बराबर होता है ना। 1 जूल 10 के घात 7 अर्घ। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला 10 के घात 7 अर्घ। अर्घ ऊर्जा का मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है, कौन सा पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। और जूल था एमकेएस में। बस इसी से थोड़ा याद रखना है, ये सभी एक नंबर में आराम से पूछेगा आपका क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं हम लोग रिटार्डेशन अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं मंदक या फिर मंदन कहते हैं। अगला प्रश्न, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। तो करके देखते हैं हम लोग। चाल और समय, तो इधर में ले लिया स्पीड चाल, और या तो इधर में समय ले लीजिए, किसी को भी ले सकते, कोई फर्क नहीं, और इधर में ले लिए स्पीड। तो इसमें जो एरिया होगा वो क्या चीज़ को दर्शाएगा? तो एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे करके निकालते हैं। तो चाल गुना समय क्या चीज़ को दर्शाएगा? तो चाल गुना समय क्या चीज़ को दर्शाएगा? तो चाल बराबर क्या होता है? देखिए, तो हम लोग को पढ़ा हुआ है चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय। तो चाल दूरी बराबर क्या आ जा रहा है? दूरी बराबर आ जा रहा है चाल गुना समय, है ना। तो ये क्या चीज़ को दर्शाएगा? दूरी को, क्योंकि चाल गुना समय क्या हो जाता है? दूरी होता है, तो डिस्टेंस को दर्शाएगा। तो इसका सही उत्तर दूरी हो जाएगा। याद रखना है, जब भी ऐसा एरिया पूछ दे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एरिया जहाँ पूछ दिया, एरिया क्षेत्रफल जहाँ पूछ दिया, आपको गुना कर देना है। तो चाल गुना समय क्या हो जाता है? स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सीलरेशन। कोणीय तथा रेखीय त्वरण में संबंध। तो कोणीय त्वरण को हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं और रेखीय त्वरण को हम लोग ए से दर्शाते हैं, है ना। तो इनमें क्या संबंध है? तो याद रखना है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि भी बराबर होता था आर ओमेगा। रैखिक वेग और कोणीय वेग में यह संबंध होता है। तो उसी तरह से रैखिक त्वरण बराबर आर त्रिज्या और कोणीय त्वरण ए बराबर आर अल्फा। ए बराबर आर अल्फा किस में होगा? बी वाला सही हो जाएगा। तो रैखिक त्वरण और कोणीय त्वरण में यह संबंध है ना। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक कण है जो कि वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है इस प्रकार से, ऑफ रेडियस आर, जिसकी त्रिज्या है आर, विथ वेलोसिटी भी वेग से गति कर रहा है। तो ये तो वेग हर दिशा हर बिंदु पर बदलता है, सही बात है। देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक कण आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गति करता है तो कण का अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। तो अभिकेंद्रीय त्वरण जो कि केंद्र की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उसका फॉर्मूला याद रखना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v² बाई आर। क्या हो जाता है? v² बाई आर।
और अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता था, याद कीजिए आप, mv² बट्टा आर, है ना। तो mv² बट्टा आर, तो त्वरण कितना हो जाएगा, v² बट्टा आर, क्योंकि बल बराबर क्या होता था, द्रव्यमान गुना त्वरण, तो त्वरण कितना हो गया, v² बट्टा आर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, v² बट्टा आर। देखिए ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कहता है, अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी को तय कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और शेष जो आधी दूरी है उसको पूरा कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो कार की औसत चाल है, तो कार का हम लोग को औसत चाल ज्ञात करना है। तो आधा दूरी चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड से चला, और आधा दूरी को चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कार का औसत चाल क्या होगा, निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाइए। मान लेते हैं ये कुल जो दूरी था, ये था ए से बी का, वो x है, कुल दूरी x है। इसको हम लोग आधा आधा में बांट दिए, मान ले बिंदु सी, तो आधा दूरी कितना हो जाएगा, x/2, और शेष आधा दूरी कितना हो जाएगा, x/2, है ना। अब जो आधा दूरी है वो कितना के चाल से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और ये साथ आधा दूरी तय कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोनों में क्या समय समान लगेगा, नहीं, यहाँ कम स्पीड से चल रहा है, यहाँ पर अधिक स्पीड से चल रहा है, तो समय भी अलग अलग होगा। तो ए से सी तक पहुँचने में, आधा दूरी तय करने में मान लेते हैं t1 समय लगा, तो इधर में कितना समय लगा, t2 समय लगा, सही है। समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, x/2, और कितना के चाल से चल रहा है, 40 से, तो t1 बराबर कितना लग सकता है, x/80, है ना। और समय किस में रहेगा, घंटा में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है। और इधर में t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो t2 बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना, फिर से x/2/60, तो t2 बराबर लिख सकते हैं हम लोग x/120, सही है। हम लोग को ज्ञात करना है औसत चाल। क्या ज्ञात करना है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तो यह होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, x, दोनों को जोड़ देंगे, x/2 होने से भी x होगा, ऐसे भी x है, बट्टा कुल समय कितना, t1 + t2, तो x बट्टा t1 + t2, t1 का वैल्यू कितना है, x/80 जोड़ x/120, है ना जी। औसत चाल ज्ञात करना है बराबर, इसका लॉस लीजिए 80 और 120 का, तो यह आ जाएगा 240। और चलिए इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं हम लोग, x/बट्टा 240, 80 तिया 240, तो 3x 120 से कितना, 2x। हल करते हैं इसको, तो बराबर 240 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 240x बट्टा 5x, x काट दीजिए, 5 चौक के 20, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका औसत चाल होगा, कार का औसत चाल कितना होगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा, ये बी वाला, है ना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा का उसका कार का औसत चाल है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट एज ऑफ द इम्पल्स। तो इनमें से कौन सा भौतिक राशि का समान राशि का मात्रक वही होगा जो बल के आवेग का है। तो आवेग बराबर क्या होता है, एकदम याद रखना है। आवेग का सूत्र होता है, आवेग जिसको अंग्रेजी में हम लोग इम्पल्स कहते हैं, बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम कह सकते हैं, या फिर फोर्स पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम या फिर फोर्स बाय टाइम, याद रखना, एकदम रट के रखना। तो चेंज इन मोमेंटम समय में परिवर्तन, तो किसके समान होगा, समय के समान होगा। शक्ति नहीं हो सकता, ऊर्जा नहीं हो सकता, वेग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आवेग का मात्रक किसके समान होगा, समय के समान। और समय का क्या होता था, समय को पी से दर्शाता था, एमबी, तो द्रव्यमान का क्या आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये जो समय का जो मात्रक है, यही आपका आवेग का भी मात्रक होगा, इम्पल्स का भी मात्रक होगा। तो इम्पल्स का सूत्र, आवेग का सूत्र संवेग में परिवर्तन या फिर बल बट्टा समय, फोर्स बाय टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं,
द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाई y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. द्रव्यमान m के एक कण की गति से वर्णित है. तो इसका कण की गति दिया हुआ है y बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. उस कण पर लगने वाला बल को ज्ञात करना है. तो कण पर लगने वाला बल ज्ञात करना है. आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग. देखिए कैसे. तो उसका कण का गति कैसे दिया है, y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. सही है. यह विस्थापन है, कण का गति का विस्थापन है, y से दर्शा रहा है. कोई बात नहीं है, बढ़िया है. अब देखिए हम लोग को अगर वेग चाहिए तो वेग बराबर क्या हो जाता है, विस्थापन बटा समय. तो इसको एक बार डिफरेंशिएशन कर देना है. तो d बाई डी टी किसे करेंगे, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना जी. तो v बराबर देखिए डिफरेंशिएशन जैसे करेंगे तो ut का क्या बच जाएगा, u प्लस g बाई टू और t स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t, 2 कैंसिल, v बराबर मिल गया u प्लस जी टी. सही है. अब हम लोग को चाहिए त्वरण, एक्सेलरेशन a. तो a बराबर क्या हो जाता है dv बाई डी टी. सही है. तो यहाँ से याद कर सकते हैं हम लोग d बाई डी टी और v की जगह कितना लिख सकते हैं u प्लस जी टी. तो d बाई डी टी, एक मिनट, हम लोग को त्वरण चाहिए ना. तो d बाई डी टी अगर हम देखो डायरेक्ट कर सकते हैं u तो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है ऐसे करके, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी था. तो इसका तो 0 हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन करके 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आ गया g. तो a का वैल्यू g के बराबर. तो लगने वाला बल ज्ञात करना था, फोर्स मालूम करना था. तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है ma. तो कण पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, a की जगह कितना रख सकते हैं g. तो mg क्या हो जाएगा mg. तो F इक्वल्स टू हो जाएगा mg, है ना जी. तो है ना जी कौन सा सही, तो mg. चलिए अगला प्रश्न. डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन in which a box lying on its floor will remain stationary given that coefficient of static friction between the box and the train floor is 0.15 given that g equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कोई बॉक्स है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना एकदम. कोई बक्सा है, रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर है, रेलगाड़ी के सतह पर स्थिर है. यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना का है, 0.15 है. तो रेलगाड़ी का यह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए. तो हम लोग को मैक्सिमम एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, a मैक्स ज्ञात करना है ना. जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक है. देखिए रेलगाड़ी चल रहा है, सतह पर बक्सा रखा हुआ है. तो बक्सा भी तो आगे पीछे होगा, है ना. तो वो बक्सा स्थिर में रहे तो उसके लिए हम लोग को क्या चीज़ मालूम करना है, तो उसका महत्तम त्वरण कितना होना चाहिए, है ना. मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखिए कहाँ पर लिखा था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मालूम करना है. तो चलिए समझते हैं. रेलगाड़ी का जो सतह होगा वो कैसा रहेगा, ऐसा तिरछा रहेगा कि सीधा रहेगा, सीधा रहेगा. तो अगर सीधा है तो मान लेते हैं ये कोई बक्सा है जो कि रेलगाड़ी के सतह पर रखा हुआ है. तो इसका भार किधर लग रहा है mg. प्रतिक्रिया बल किधर लगता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन r से दर्शा रहे हैं. तो r सही है. r किसके बराबर हो जाता है mg के, है ना. घर्षण बल अगर ये आगे खिसकना चाह रहा है, पुल कर रहा है आगे की तरफ, तो घर्षण बल किधर लगेगा, पीछे की तरफ. अब हम लोग क्या पढ़ा हुआ है, देखिए घर्षण बल F बराबर हम लोग क्या पढ़ते थे म्यू r, है ना जी. और F बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग ma. और अभी हम लोग को कैसा त्वरण चाहिए, mx चाहिए, महत्तम त्वरण चाहिए. तो दोनों बल बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा. तब तो बक्सा स्थिर अवस्था में रहेगा. खींचने वाला बल और जो घर्षण बल है दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों को बराबर कर देना. तो कर देते बराबर. तो म्यू r किसके बराबर, m मैक्सिमम त्वरण, ma होता था ना तो मैक्सिमम इतना. म्यू r किसके बराबर हो जाएगा mg की, क्योंकि क्रियाबल प्रतिक्रिया बल बराबर हो जाता है. r और mg बराबर क्षैतिज सतह के लिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए. तो r की जगह रख दिए mg, m a मैक्स, क्या कट गया m कट गया. अब देखो a मैक्स बराबर कितना मिला, बराबर इधर कितना मिल रहा है म्यू और g, म्यू g. देखिए क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, घर्षण गुणांक कहते हैं, ये दिया हुआ है 0.15. और g का वैल्यू कितना लेने बोल रहा है, 10 लेने बोल रहा है, 10 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1.5. और त्वरण का मात्रक क्या आ जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर.
तो महत्तम त्वरण कितना का काम करना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हल किया हमने। अगला प्रश्न कहता है, देखें, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के ई काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम संवेग यानी कि पी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है उसके गतिज ऊर्जा ई के और p यानी कि संवेग में संबंध है। तो ये क्या संबंध होता है, तो एकदम याद रखना है, यह संबंध होता है गतिज ऊर्जा, मान लेते हैं ई कैसे दर्शा रहे हैं, बराबर होता है p स्क्वायर बटा 2m। एकदम रट लेना है, आगे जरूरत भी पड़ता है ना। तो ये संबंध सही होगा। कहाँ पर दिख रहा है ये आपको, देखिए डी वाला ऑप्शन है, ई के बराबर p स्क्वायर बटा 2m, जहाँ p संवेग है, लीनियर मोमेंटम है, और ई के गतिज ऊर्जा है, और m वस्तु का द्रव्यमान है यानी कि मास है। अगला प्रश्न, रोलिंग फ्रिक्शन एज यानी कि लोटनिक जो घर्षण होता है वो कैसा होगा। तो लोटनिक घर्षण मतलब हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन मतलब लुढ़कने वाला। तो लोटनिक घर्षण का मान हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। खिसक करके चलना, कोई बक्सा है उसको खिसकाना, और वही बक्सा अगर क्या कह सकते हैं बेलन आकार में रहता तो उसको लुढ़काना, तो कौन ज़्यादा आसान है, तो लुढ़काना आसान है। इसलिए तो सिलेंडर को, गैस का जो सिलेंडर है उसको सिलेंड्रिकल शेप का बनाया जाता है ताकि उसको आसानी से लुढ़काया भी जा सके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो लोटनिक घर्षण का मान हमेशा सर्पी घर्षण से कम होता है, ए नंबर है ना, सर्पी घर्षण से कम होता है, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एज। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न, बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछ देगा और आसानी से बना सकते हैं। बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, देखिए इंग्लिश में भी थोड़ा देख लेते हैं। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, तो समझिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, इधर में मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को ले लिए, विस्थापन को ले लिया, इधर में हम लोग फोर्स को ले लिए। तो ये जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मतलब ही हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल मतलब ही लंबाई गुना चौड़ाई, दिमाग में इतना रख लीजिए। तो बल गुना विस्थापन क्या हो जाएगा, कार्य, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। तो वो जो एरिया है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को, वर्क डन को किया गया कार्य को दर्शाएगा, बस इतना आसान। अगला प्रश्न, 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो एक द्रव्यमान 1 मिलीग्राम का, उसको रूपांतरित किया गया है, बदला गया है ऊर्जा में, एनर्जी में। द एनर्जी रिलीज्ड विल बी, पदार्थ का 1 मिलीग्राम को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो कितना ऊर्जा मुक्त होगा उसको याद रखना है। देखिए बना सकते हैं हम लोग। तो द्रव्यमान दिया हुआ है 1 मिलीग्राम, मिली मतलब कितना हो जाता है 10 की घात -3, और ग्राम मतलब फिर से 10 की घात -3, तब ये किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में। तो द्रव्यमान हम लोग का किलोग्राम में बदल गया 10 की घात -6 किलोग्राम, ठीक है। और आइंस्टीन का जो समीकरण था मास एनर्जी इक्विवेलेंस का, कि द्रव्यमान किस में बदल सकता है, ऊर्जा में बदल सकता है, तो E इक्वल्स क्या आ जाएगा, mc²। तो m का वैल्यू कितना है 10⁻⁻⁶, c का वैल्यू कितना 3 × 10⁻⁻8 और इसका स्क्वायर, तो 10⁻⁻6 × 3 का स्क्वायर 9 और 10 की घात -16, देखिए कितना आ रहा है, तो 9 × 1 मिनट 10 की घात -6, नहीं यहाँ पर 3 × 10⁸ होता है ना, -8 नहीं होता है, 8 होता है। चलिए तो 9 × 10⁻+16 हो जाएगा, तो +16 और -6 कितना हो जाएगा 10⁻10, ये ना आ जाना चाहिए। और ये किसमें बदल गया, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या आ गया, जूल। तो 9 × 10 की घात 10 जूल होना चाहिए, क्योंकि इसका सूत्र, इसका जो वैल्यू होता है सी का, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, सही इतना। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 9 × 10 की घात 10, 9 × 10 की घात 10, ये ऑप्शन सी सही है, 9 × 10 की घात 10 जूल। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, चलिए बढ़िया प्रश्न है। द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 25%, द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 25%, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय अबाउट। किसी वस्तु या पिंड का संवेग को 25% बढ़ा दिया जाता है, तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, है ना। ऑप्शन में दिया है
25%, 5%, 56% की 38%? ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, देखिए कैसे। तो संवेग में कितना का वृद्धि किया गया? 25% का, है ना। यहां से बन जाएगा, एक मिनट। तो शुरू में जो संवेग है उसको हम लोग p मान लिया, और बाद में क्या किया, बाद में जो संवेग है वो शुरू वाला का P1 प्लस P1 का कितना परसेंट बढ़ा दिया? 25%। तो P2 बराबर P1 प्लस का मतलब गुना 25/100, सही है। तो P1 प्लस, काट भी सकते हैं, तो कितना जा रहा है? P1/4। इसको अगर लिखना है तो 4P1 प्लस P1/4, 5P1/4। इधर में P2 है, बाद का संवेग। दोनों में रिलेशन क्या? तो P2/P1 इक्वल्स टू कितना? 5/4। ये आगे काम देगा, रहने दीजिए। अब गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हुए थे, अभी भी। तो बाद का जो गतिज ऊर्जा है और ये शुरू का गतिज ऊर्जा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग P²/2m। ये ना संबंध होता था गतिज ऊर्जा और संवेग में, ये संबंध होता है, रट के रखना है एकदम। तो P2²/2m, और इसको लिख सकते हैं P1²/2m। देखिए 2m कट गया, तो E2/E1 क्या बच गया? P2²/P1²। तो P2/P1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और P2/P1 कितना के बराबर है? 5/4 के बराबर है, रख दीजिए 5/4 के बराबर है। तो E2/E1 बराबर कितना मिला? 25/16 मिल गया। हम लोग को गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है उसको याद करना है। तो देखिए बाद की गतिज ऊर्जा अधिक है क्योंकि यहाँ पर अंश अधिक है, ये अधिक है ना 16 से। तो E2 का वैल्यू भी अधिक होगा, किससे? E1 से। तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वो मालूम करना है। तो बाद वाला में से शुरू वाला को घटा दिए, बट्टा एक्चुअल वाला E1 × 100, ऐसे नहीं करते हैं। देखिए E1 दोनों का बाई में है, तो E2/E1 यहाँ कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि E1/E1 कट जाएगा 1, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से प्रोडक्ट। चलिए हल करते हैं इसको। E2/E1 का वैल्यू कितना है? 25/16। तो 25/16 माइनस 1 × 100, तो 25/16 माइनस 25 - 16/16 × 100। तो 25 - 16 कितना? 9/16 × 100। 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 25 से 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 56.25% आएगा। कितना आएगा? 56.25%। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन में अगर जाएं तो देखिए 25%, 5%, 56% की 38%, तो लगभग कौन सा सही है? 56%। तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, है ना। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं इसको। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम P और इसका मोमेंट मतलब घूमने वाला वक्त रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है। तो रेखीय संवेग का आघूर्ण क्या कहलाएगा? कोणीय संवेग। क्या कहलाएगा? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, और जिसको हम लोग L से दर्शाते हैं। और एक चीज़ याद रख लेना, L सदिश बराबर R सदिश क्रॉस P सदिश, यह संबंध होता है कोणीय संवेग और रैखिक संवेग में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, घूर्णी गति में द्रव्यमान के सदृश होता है। तो याद रखना है, रैखिक गति में द्रव्यमान का अर्थ जड़त्व होता है ना। और घूर्णन गति में द्रव्यमान बदल जाता है जड़त्व आघूर्ण में। किसमें? जड़त्व आघूर्ण में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बदल जाएगा, घूमने वाला स्थिति। अगला प्रश्न, किसी पिंड या वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 4 किलोग्राम है, तो वस्तु का भार होगा द मास ऑफ बॉडी इज 4 किलोग्राम, इट्स वेट इज। तो बहुत आसान। तो भार का सूत्र क्या होता है? भार का सूत्र होता है mg। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 4 किलोग्राम, और g का वैल्यू कितना है? 9.8। गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? इसको गुना कीजिएगा 39.2। और बल का मात्रक या भार का मात्रक एकदम सेम रहता है ना, वेट का और फोर्स का सेम रहता है। तो 39.2 न्यूटन, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
which of the following Kepler's law is known as हार्मोनिक लॉ? निम्न में से कौन सा केपलर का नियम आवर्ती नियम भी कहलाता है? तो आवर्तकाल टाइम पीरियड वाला कौन सा कहलाता है? तो केपलर का थर्ड वाला नियम। क्यों? क्योंकि थर्ड नियम जो केपलर का था वो t² प्रोपोर्शनल था किसके? r³ के, है ना, r³ के, जहाँ t था टाइम पीरियड आवर्तकाल और r था सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स या इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसा नहीं घूम रहा था। इसके यहाँ पर ग्रह था, इसके फोकस पर सूर्य था और यहाँ पर कोई ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये जो जो दीर्घ अक्ष होता है, यहाँ से यहाँ जो लंबा वाला जो अक्ष होता है, इसी को हम लोग आर मान रहे हैं और एक चक्कर लगाने में जितना जो समय होगा उसको हम लोग उसका आवर्तकाल मान रहे हैं। यहाँ से पृथ्वी घुमा, फिर से एक चक्कर लगा, तो आवर्ती नियम कौन सा नियम कहलाएगा? तो केपलर का तृतीय वाला नियम, जो ये कहता था, है ना, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है जहां आर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का जो सूत्र होता है, पलायन वेग जिसको एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं हम लोग, उसका सूत्र याद रखना है, अंडर रूट हो जाता है 2gr। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2gr। ये सूत्र को याद रखना है, हम लोग ऐसे बना करके भी देखें, है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया? टोटल 40 क्वेश्चन है, इसमें से 20 आधा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक अभी 20 के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से जो अगला क्वेश्चन जितना भी सारा बचा हुआ है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरह से हम लोग परीक्षा तक में बहुत सारा फिजिक्स का क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो जो चैनल से फिर से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास और ऐसे मिलाते हुए बहुत सारा फिजिक्स का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए और साथ में जुड़े रहने के लिए सभी को थैंक यू।